नमस्ते मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल हब ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग NTA UGC द्वारा आयोजित नेट परीक्षा के लिए म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन पेपर के PYQ को सॉल्व करेंगे और ये PYQ दिसंबर 2022 में आयोजित हुई परीक्षा का क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VMIS? ऑप्शन 1, विजुअल म्यूजियम ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। सेकेंड, वर्चुअल म्यूजियम ऑफ इमेज एंड साउंड। थर्ड, वियतनाम इंटरनेशनल म्यूजियम साइंस। 4, वियना म्यूजियम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड साइंस। हिंदी वालों के लिए VMIS का पूर्ण रूप क्या है? विजुअल म्यूजियम ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, वर्चुअल म्यूजियम ऑफ इमेजेस एंड साइंस। थर्ड, वियतनाम इंटरनेशनल म्यूजियम एंड साइंस। 4, वियना म्यूजियम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड साइंस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 है, वर्चुअल म्यूजियम ऑफ इमेज एंड साउंड। ये जो वर्चुअल म्यूजियम एंड इमेज ऑफ साउंड है, ये दरअसल अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज, या इसको बोल सकते हैं AIIS और प्लस, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये चल रहा है, या सपोर्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करके इसको काम कर रही है। और इस प्रकार का जो म्यूजियम है, ये एक नया म्यूजियम है जिसमें कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, बस वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के इमेज होते हैं और साउंड होते हैं। जैसे कि अभी के समय में हम लोग VR देखते हैं, जो कि रियलिटी में होता नहीं है, वो एक वर्चुअल होता है, मतलब एक रियलिटी की तरह दिखता है। तो ये पहला क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज हाईली डेवलप्ड इन सेलर्स? फर्स्ट, बॉडी काइनेस्थेटिक। सेकेंड, इंटरपर्सनल। थर्ड, लिंग्विस्टिक। 4, स्पेशल। हिंदी वालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धिमत्ता नाविकों में अत्यधिक विकसित होती है? पहला, शरीर गतिबोधक। दूसरा, अंतर्वैयक्तिक। तीसरा, भाषाई। और चौथा, स्थानिक। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर टिक कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, स्पेशल या स्थानिक। तो इस प्रकार की जो एबिलिटी होती है, वो दरअसल सेलर्स, इंजीनियर, सर्जन, स्कल्पचर्स या पेंटर की होती है, जिसमें वो क्या करते हैं, किसी चीज का मन में ही उसका मॉडल तैयार कर लेते हैं। तो ये हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है। इस विषय में एक आर्टिकल जो है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल हब ऑफ हिस्ट्री में पहले ही भेज दिया है। आप लोग उसको जाके देख सकते हैं और इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं, जो कि इस प्रकार का क्वेश्चन म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन के सेकेंड पेपर में पूछा जा रहा है। तो अगले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statements about learning in museum is correct? First, museums have homogeneous audience. Second, museum experience is usually volitional. Third, museum deals with incremental learning. Fourth, museum learning is generally educational. संग्रहालयों में अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, संग्रहालयों में सजातीय प्रेक्षक होते हैं। दूसरा, संग्रहालय अनुभव सामान्यतः सांकल्पिक होता है। तीसरा, संग्रहालय वृद्धिशील अधिगम से संबंधित होते हैं। और चौथा, संग्रहालय अधिगम सामान्यतः शिक्षक नीत होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, म्यूजियम एक्सपीरियंस इज यूजुअली वोल्यूशनल। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, एग्जीबिशन माउंटेड ऑन बस और व्हीकल आर कॉल्ड? फर्स्ट, ट्रैवलिंग एग्जीबिशन। सेकेंड, मोबाइल एग्जीबिशन। थर्ड, सर्कुलेटिंग एग्जीबिशन। 4, स्पेशल एग्जीबिशन। हिंदी वालों के लिए बसों या किसी वाहन पर लगाई गई प्रदर्शनी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पहला, यात्रा प्रदर्शनी। दूसरा, चल प्रदर्शनी। तीसरा, परिवाही प्रदर्शनी। और चौथा, विशेष प्रदर्शनी। ये काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बहुत जल्दी टिक लगा चुके होंगे। तो जिन जिन लोगों ने मोबाइल एग्जीबिशन पे लगाया है वो सही है, क्योंकि इसका सही जवाब मोबाइल एग्जीबिशन ही होगा। तो जब बस की बात करते हैं या किसी व्हीकल की बात करते हैं, तो वहाँ पे वो मोबाइल एग्जीबिशन आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम प्रिंट transcript of taped tours and information? First, deaf and hearing impaired people. Second, visually impaired people. Third, people with mobility difficulties. Fourth, people with learning difficulties. हिंदी वालों के लिए निम्नलिखित में से कौन से लोगों का समूह यात्राओं एवं सूचनाओं को टेप किए गए मुद्रित लिप्यंतरण से सर्वाधिक लाभान्वित होता है? पहला, बहरे और श्रवण बाधित लोग। दूसरा, दृष्टि बाधित लोग। तीसरा, चलने फिरने में कठिनाई वाले लोग। और चौथा, अधिगम कठिनाई वाले लोग। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, डेफ एंड हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल। यहाँ पे जो बात की गई है
जो टेप है सुनने वाला होता है, ऑडियो होता है। तो ऑडियो जो है उस सबसे ज़्यादा किसको दिक्कत करता है, तो बड़े लोगों को। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं दृष्टिबाधित लोगों के लिए, तो उसके लिए वो टेप इजी पड़ेगा, वो काफ़ी अच्छे से वो सुन सकेंगे, जान सकेंगे। या उनके लिए ब्रेल लिपि में लिखे गए पेपर्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं। और चलने फिरने कठिनाई वाले लोगों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो पीपल है मोबिलिटी डिफिकल्टीज है, उनके आँख और कान अच्छे हैं, यहाँ पे माइंड भी उनका अच्छा बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन थर्ड भी नहीं होगा। और अधिगम कठिनाई वाले लोगों के लिए यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन का टेप है उससे उनका कोई रिलेशन ही नहीं बनता है। उनके लिए अलग एक्टिविटी किया जाता है या उनको एक काफ़ी इजी वे में समझाने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा फर्स्ट। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, द जर्नल कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेकेंड डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियोलॉजी द MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, थर्ड इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन इंडिया, फोर्थ नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट हिस्ट्री म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन। हिंदी वालों के लिए जर्नल कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? पहला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, दूसरा संग्रहालय विभाग MS विश्वविद्यालय बड़ौदा, तीसरा भारत में सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण के अध्ययन हेतु भारतीय परिसंघ, चौथा राष्ट्रीय कला इतिहास संग्रहालय विज्ञान और संरक्षण संस्थान। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 है, इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन इंडिया। अगर हम लोग बात करते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के द्वारा जो जर्नल पब्लिश होते हैं, उसको मैंने पिछले आर्कियोलॉजी और एंशिएंट हिस्ट्री का जो PYQ है उसमें इसका मैंने लिस्ट बताया था कि किस किस प्रकार से होता है। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, या उसका अभी जस्ट पिछले वाला ही वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर MS विश्वविद्यालय बड़ौदा की बात करते हैं तो ये लोग स्टडीज इन म्यूजियोलॉजी करके एक जर्नल छापते थे, तो उनकी बात हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिकमेंडेड लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर कलर्ड फोटोग्राफ्स इज फर्स्ट 200 लक्स, सेकेंड 150 लक्स, थर्ड 100 लक्स और फोर्थ 50 लक्स। हिंदी वालों के लिए रंगीन छायाचित्रों के लिए प्रदीपन का अनुशंसित स्तर क्या है? पहला 200 लक्स, दूसरा 150 लक्स, तीसरा 100 लक्स और चौथा 50 लक्स। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। ये काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है 50 लक्स। ये इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि ऑब्जेक्ट को, म्यूजियम ऑब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक आपका बांट देते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो जो भी ऑर्गेनिक होते हैं वो कलर का या इल्यूमिनेशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट उन पर पड़ता है, तो इसलिए इल्यूमिनेशन की लेवल को काफ़ी कम रखा जाता है। और जैसे जैसे ये लेवल हायर तरफ बढ़ती है और इनऑर्गेनिक तक पहुंच जाता है, वैसे वैसे वहाँ पे इल्यूमिनेशन का लेवल जो है वो बढ़ते चला जाता है। तो हम लोग देखते हैं कलर्ड फोटोग्राफ्स का 50 आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, R. सेन गुप्ता वाज अवार्डेड पद्म श्री बिकॉज ऑफ हिज वर्क एट फर्स्ट बामियान, सेकेंड अजंता, थर्ड एलिफेंटा, फोर्थ हुमायूं टॉम्ब। हिंदी वालों के लिए R. सेन गुप्ता को उनके किस स्थान पर कार्य के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? पहला बामियान, दूसरा अजंता, तीसरा एलिफेंटा, चौथा हुमायूं का मकबरा। ये जो क्वेश्चन का लेवल है वो हाई है, काफी हाई लेवल का ये क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, R. सेन गुप्ता का पूरा नाम है राखाल दास सेन गुप्ता। ये जो है इनको 1976 में इन्हें वो पद्मश्री का अवार्ड मिलता है और ये ICCROM के काउंसिल मेंबर है। सभी लोग ICCROM का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और ये इसके काउंसिल मेंबर के हेड रहते हैं। और वहाँ पे जो बामियान का रिस्टोरेशन करने के लिए जो टीम गई रहती है, वहाँ पर देखा जाए तो इंडिया प्लस अफगानिस्तान का टीम रहता है बामियान की मूर्ति को रिस्टोर करने के लिए। तो उस टीम मेंबर के ये हेड भी रहते हैं। और ये बामियान का जो रिस्टोरेशन वर्क चला था वो 1969 टू 1973 के बीच में चला था और इसका खर्च लगभग 20 लाख रुपए आया था। और ये खर्च इंडिया और अफगानिस्तान दोनों मिल के वियर करने वाले थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस वेयर कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिकॉर्डेड इज नोन एज फर्स्ट क्यूरेटिव कंजर्वेशन, सेकेंड प्रिवेंटिव कंजर्वेशन, थर्ड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फोर्थ कंजर्वेशन ऑडिट। हिंदी वालों के लिए वह प्रक्रिया जिसमें वस्तुओं के संरक्षण की स्थिति का प्रलेखन किया जाता है को कहा जाता है? पहला क्यूरेटिव संरक्षण, दूसरा निवारक संरक्षण, तीसरा प्रारंभिक परीक्षा और चौथा संरक्षण अंकेक्षण। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। ये क्वेश्चन का लेवल जो है वो मीडियम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। बात आती है
कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड में हम लोग ऑडिट में देखते हैं रिकॉर्ड करना, जबकि कंजर्वेशन में हम लोग वर्क करते हैं, उसको संरक्षण करने का काम करते हैं। जितने जो प्रोसेस होते हैं ये सारा कंजर्वेशन, क्यूरेटिव कंजर्वेशन और प्रिवेंटिव कंजर्वेशन ये एक प्रकार का प्रोसेस है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रोसेस है। मगर हम लोग रिकॉर्डेड करने की बात करते हैं, उसको हम लोग एक प्रकार से डॉक्यूमेंट करने की बात करते हैं। तो ये जो है कंजर्वेशन ऑडिट, उसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक के जितने जो चीज़ें हुई है उस ऑब्जेक्ट के साथ या उसके रेस्टोरेशन में या उसके कंजर्वेशन में, वो सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंटिव कंजर्वेशन? फर्स्ट, रिमूवल ऑफ मैलिग्नेंट पेटिना। सेकेंड, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। थर्ड, रिमूवल ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स। और फोर्थ, लाइनिंग ऑफ पेंटिंग्स। निम्नलिखित में कौन सा निवारक संरक्षण का उदाहरण है? पहला, प्रद्वेषी छदिमा का पृथक्करण। दूसरा, वस्तुओं का समुचित भंडारण। तीसरा, विलय नमक लवण का पृथक्करण। और चौथा, तैल चित्रों में अस्त्र लगाना। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रिवेंटिव कंजर्वेशन का मतलब ही होता है कि हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं किसी भी बीमारी या किसी भी ऑब्जेक्ट में डिटोरिएशन होने से बचाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर स्टोरेज देंगे। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं रिमूवल ऑफ मैलिग्नेंट पेटिना की, ये क्यूरेटिव कंजर्वेशन हो जाता है, ये प्रिवेंटिव कंजर्वेशन नहीं आते हैं। ऑप्शन 2 प्रिवेंटिव कंजर्वेशन में आ जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पेपर पल्प टेक्निक इज यूज्ड इन कंजर्वेशन ऑफ फर्स्ट, बोन एंड आइवरी। सेकंड, स्टोन। थर्ड, ग्लास। फोर्थ, मिनिएचर पेंटिंग। हिंदी वालों के लिए कागज की लुगदी तकनीक का प्रयोग किसके संरक्षण में किया जाता है? हड्डी और हाथी दांत। दूसरा, पत्थर। तीसरा, शीशा। चौथा, लघु चित्र। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर सोचिए। ये यूजीसी नेट का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में घुमा फिरा के देता ही देता है, आपको इसको पूरा पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन आता ही आता है आप लोग को, और ये काफी इजी क्वेश्चन है। तो पेपर पल्प मेथड में साल्ट क्रिस्टलाइजेशन जो होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में और वो डिटोरिएट करने लगता है, उसी साल्ट को हटाने के लिए पेपर पल्प मेथड टेक्निक का यूज किया जाता है, और ये मेथड स्टोन पे अप्लाई किया जाता है। इस प्रकार से इसका सही जवाब ऑप्शन 2 है। आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इससे संबंधित ढेर सारी किताबें हमारे टेलीग्राम चैनल हब ऑफ हम पे आपको मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द साल्ट एक्यूमुलेशन ओवर ए स्कल्पचर, which of the following technique is used? First, FTIR. Second, XRD. Third, photogrammetry. Fourth, TGA. किसी मूर्ति पर संचित लवण की पहचान करने हेतु निम्नलिखित में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फिर वही है इसमें हिंदी में, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है XRD। पर हम लोग FTIR को देखते चलते हैं। FTIR का मतलब होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड, या ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री का ही एक टेक्निक है। इसमें किसी अननोन मटेरियल को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो सॉलिड्स है, वो पाउडर है, लिक्विड है, फिल्म्स है, और साथ ही साथ कि कोई भी मटेरियल में कंटेमिनेशन है या नहीं, उसकी जानकारी के लिए FTIR का यूज किया जाता है। जबकि अगर हम XRD की बात करें तो ये सिंपल सा है, एक्सरे डिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि किसी भी वस्तु में या खासकर क्रिस्टलाइज जो मटेरियल्स होते हैं या क्रिस्टल मटेरियल होते हैं, उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की बात आती है। तो हम लोग जानते हैं कि साल्ट जो होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में ही होता है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड जो होगा XRD ही होगा। फोटोग्रामेट्री की बात करते हैं तो इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का समय समय पर कंटिन्यूअस फोटो लिया जाता है, और उसमें जो भी परिवर्तन चेंजेस हो रहे होते हैं उसकी जानकारी को एनालिसिस किया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं TGA का, तो इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसमें किसी भी मटेरियल का थर्मल स्टेबिलिटी को मेजर किया जाता है। तो इस प्रकार से साल्ट एक्यूमुलेशन की बात करते हैं तो उसमें XRD से जांच किया जाएगा। और पिछला जो क्वेश्चन है कि साल्ट एक्यूमुलेशन जो है वो स्कल्पचर्स में है, तो ये दरअसल स्कल्पचर्स अधिकतर स्टोन का ही होता है, तो यहाँ पे पेपर पल्प मेथड का ही यूज होगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन पेपर पल्प मेथड से आ गया है, कंजर्वेशन पार्ट से, तो ये आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, अगले एग्जाम में हो सकता है आ जाए, और ये पूछता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एजलेस यूज्ड इन म्यूजियम कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल? फर्स्ट, Fe फेरस। सेकेंड, Cu कॉपर। थर्ड, Zn जिंक। फोर्थ, Pb लेड या शीशा। हिंदी वालों के लिए निम्नलिखित में से किसका संग्रहालय में प्रयुक्त होने वाले आयु रहित एजलेस
को बनाने में प्रयोग किया जाता है? पहला लौह, दूसरा ताम्र, तीसरा जिंक, चौथा सीसा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। ये क्वेश्चन जो है वो हाई लेवल का है। एजलेस के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद आंसर पर पहुंचते हैं। तो एजलेस जो है वो जिस प्रकार से सिलिका जेल होता है जो म्यूजियम में यूज किया जाता है ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए, जस्ट लाइक दैट एजलेस जो है वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कोई फूड हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हो गए, कोई भी ऐसे चीज़ें जो हैं जिसमें ऑक्सीजन के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है या ख़राब हो जाता है, उसको बचाने के लिए एजलेस का प्रयोग किया जाता है। एजलेस जस्ट लाइक एक सैचेट पैकेट की तरह होता है जिसमें लोहे की कुछ कुछ चीज़ें दी जाती हैं, क्योंकि लोहा ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट करता है। इस प्रकार से एजलेस ऑक्सीजन को खींच लेता है और ऑब्जेक्ट खराब होने से बच जाती है। इससे रिलेटेड भी एक आर्टिकल PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, आप जाके उसको देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं। तो कोई भी वीडियो आने वाली होती है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आर्टिकल पहले से पब्लिश कर दिए जाते हैं उस चैनल पे, तो आप उसको पहले से देख के आप आंसर बनाने में हेल्प हो सकता है। आप उसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी पहले से लेके आ सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, CPM इज फर्स्ट क्रिटिकल पाथ मेथड, सेकेंड क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट, थर्ड क्रिटिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फोर्थ क्राइसिस पाथ मैनेजमेंट। हिंदी में वही सेम चीज़ है कि CPM का मतलब क्या होता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। तो इसका सही जवाब पहला है क्रिटिकल पाथ मेथड। मगर एक बात जानने योग्य है, क्रिटिकल पाथ मेथड का यूज किसी भी प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। मैनेजमेंट शब्द आ जाता है तो ये मत समझ लीजिए कि ये मैनेजमेंट वाला टॉपिक ऐड नहीं करना है, वो मेथड ही रहेगा। मगर ये किसी प्रोजेक्ट को, किसी टास्क को मैनेज करने के लिए होता है कि कौन सा टास्क क्रिटिकल है, कौन सा टास्क नॉन क्रिटिकल है, किसको पहले करना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए। इससे किसी भी मैनेजमेंट में जो शेड्यूलिंग होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसको करने में हेल्प मिलता है। तो ये CPM है। आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और इस प्रकार के वीडियो कंटिन्यूअस हमारे चैनल पर आते रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द अल्टीमेट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ IGRMS भोपाल लाइज विथ द फर्स्ट डायरेक्टर, सेकंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, थर्ड सोसाइटी या समिति, फोर्थ स्टैंडिंग कमेटी। IGRMS भोपाल के उत्तरदायित्व का सर्वोच्च स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला निदेशक, दूसरा कार्यकारी परिषद, तीसरा समिति और चौथा अस्थायी समिति। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। चलिए आंसर पढ़ाने से पहले देखते हैं कि IGRMS है क्या। IGRMS इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। तो ये एक म्यूजियम है। इसका फुल फॉर्म जिनको पता नहीं था वो फुल फॉर्म नोट कर लेंगे, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में हो सके काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले, उसमें भूले ना। और ये एक प्रकार का कम्युनिटी म्यूजियम है और इस कम्युनिटी म्यूजियम में सोसाइटी की बात को रखा जाता है। सोसाइटी के हर चीज़ों को यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, उससे संबंधित चाहे उनके कल्चर हो, उनके आर्टिफैक्ट्स हो या उनकी कोई भी रिचुअल्स हो, इससे संबंधित सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी सुझाव या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ें आपको अच्छा बुरा जो भी लगा हो कमेंट करें। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।